हाय एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कल मैंने आपको यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इफ़ेक्टिवली कराया था। यूनिट 5 BEGLA 136 का है। तो ये मैंने कल आपको आधा कराया था। आज हम करेंगे इसका जो बाकी का पोर्शन है, देखते हैं कहाँ तक कर पाएंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आज तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा, बट स्टिल। तो देखो, लिसनिंग कम्प्रहेंशन में आपको एक तो ऑडियो सुनना है। अगर आपको बुक्स के साथ अगर वो मटेरियल मिला है ऑडियो वगैरह वाला, सीडीज़ वगैरह, देन आप वहाँ से वो देख सकते हो। अदरवाइज़ नहीं तो फिर आप अपने जो आपकी बुक है उसके पेज नंबर, आप जो ये दूसरा ब्लॉक है इसके आप 15 पे, पेज नंबर 15 पे जाना है। ठीक है, ये जो ये चैप्टर है इसके पेज नंबर 15 पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर आप इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको मैं वैसे भी इसके आंसर्स करा ही दूँगी आपको। तो देखो, जो एक्टिविटी 3 है इसमें जब आप सुनोगे पढ़ोगे फिर आपको उसको भरना है। ठीक है, तो देखो पहला है जो इफ़ यू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज यू कैन एक्सेल इन योर। तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझ जाओगे तो आप किन चीज़ों में अच्छा करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे वर्क प्लेस और फिर सोशल सर्कल। यहाँ पे लिखोगे वर्क प्लेस और यहाँ पे सोशल सर्कल। तो एक तो जहाँ पे आप काम करते हो वो वहाँ पे भी आप अच्छे से काम कर पाओगे, और आप अपने जो सोशल सर्कल है, जो आप जिनके साथ उठते बैठते हो लोग जो है उनके साथ भी अच्छे से मिलजुल के रह पाओगे, अच्छे से बात कर पाओगे। उसके बाद है आपका डायलॉग्स इंक्लूड। डायलॉग्स में क्या आता है, द वे वी स्पीक एंड व्हाट वी स्पीक, जिस तरीके से हम बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं, किस बारे में बात करते हैं, वो आता है डायलॉग्स में। फिर है आपका बिफोर वी रीच एनी कंक्लूजन वी मस्ट अंडरस्टैंड। जब भी कोई कंक्लूजन किसी भी हम इस पे जो अपनी कोई बात सुनी, फिर आप कोई ये करते हो ना, कोई बात ठानते हो, फिर जब भी किसी मतलब कोई चीज़ सोचने लगो उससे पहले आपको क्या समझना है, ऑल द ओवरऑल सिग्नल्स लिखोगे यहाँ पे, ऑल द ओवरऑल सिग्नल्स। पहले आप पूरी बात को समझो, उसके बाद कंक्लूजन पे आओ। ठीक है, फिर मुद्दे पे आओ। उस मुद्दे नहीं, मतलब इसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बट मतलब पहले कोई ऐसे कोई होता है ना कि पहले ही फैसला कर लेता है, पूरी बात नहीं सुनता है, पहले ही फैसला। तो पहले आप बात को अच्छे सिग्नल्स वगैरह को समझो, क्या सही है क्या गलत है, कितना ठीक बोल रहा है कितना सही बोल रहा है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, फिर आप कंक्लूजन पे आओ। फिर है आपका अंडरस्टैंडिंग द अनस्पोकन वर्ड हैव हेल्प पीपल। तो ऐसे जो वर्ड जो आप नहीं किसी ने अगर बोले नहीं है लेकिन बिना बोली बात भी समझ जाओ अगर आप जाओगे तो उससे क्या फ़ायदा होता है, एक्सेल इन देयर प्रोफेशंस। अगर आप बिना बोले कोई बात समझ जाते हो तो उससे आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हो। वन शुड नॉट जस्ट बिलीव द, किसी भी इंसान को सिर्फ जो इधर आप लिखोगे स्पोकन वर्ड जो भी कोई बात बोली हो उसी पे आपको हमेशा विश्वास नहीं किया करना चाहिए, क्योंकि मुंह बोली बात ज़रूरी नहीं हमेशा सच हो, एक्शंस देखने चाहिए। फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला है लेफ्ट हैंड ओवर राइट विथ पाम्स डाउन शो। जब आपने जो आपका राइट साइड वाला हाथ है वो अपने अपने पाम्स के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ओवर राइट विथ मतलब अपनी जो लेफ्ट है वो आपके राइट पे रखा है। ठीक है, तो नीचे को उसके ऊपर रखा हुआ है। इससे क्या समझ आता है, इससे लगता है कि आपको ये यहाँ पे आप रखोगे इसका, इसके साथ लगेगा इंटरेस्ट वाला। ठीक है, उसके बाद है आपका, फिर है राइट हैंड ओवर लेफ़्ट शोज़। जो जब आप अपना राइट हैंड दूसरे लेफ़्ट के ऊपर रखोगे इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे आप रखोगे डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो उसके बाद है आपका देखो इससे भी दोनों लेफ़्ट हैंड, पहले लेफ़्ट आपने रखा तो उसका ये था, जब राइट रखा तो उसका ये रहेगा। क्रॉसिंग लेग्स, टांगे बंद रख के, वॉचिंग विदाउट फ्लिकरिंग द आई शोज़, और किसी इंसान को देखे जाना बिना ये आँख को हिलाए ब्लिंक किए, तो इसको बोलते हो, इसको इसको ये दिखाया जाता है कि डिसइंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अपनी आँख पूरी टांगे ये रखी हैं, मतलब एक टांग के ऊपर दूसरी ओर, मतलब देखे जा रहे हो बिना इधर उधर कोई एक्शन ही नहीं कर रहे हो। उसके बाद है नॉडिंग द हेड शोज़, सर को हिलाना, उसको क्या, इससे क्या दिखाता है, इससे दिखता है कि एनकरेजमेंट, इससे लगता है कि हाँ, इसको लिखोगे आप एनकरेजमेंट, मतलब कि हाँ दूसरे को मतलब ये करना कि हाँ सही सही है, तो मतलब समझ आ रहा है अच्छे से। नैरोइंग ऑफ द, या किसी को ये करना मतलब कि तुम कर सकते हो, एनकरेज करना, या किसी ने कुछ किया होगा तो उसको शाबाशी देना। नैरोइंग ऑफ द आइज़ एंड स्ट्रोकिंग द चिन शोज़, मतलब आँखों को छोटा करना और चिन को ये करना, पकड़ना, इससे क्या दिखाते हैं, डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन बनाना, तो ये इसमें आ जाता है।
फिर है आपका स्पीकिंग और टेलीविज़न इंटरव्यू। तो यहाँ पे स्पीकिंग में आपको टेलीविज़न इंटरव्यू देखना है, ठीक है। एक्टिविटी 4 है ये आपकी। तो यहाँ पे मिस्टर जायसवाल इज़ अ CEO ऑफ वेल नोन एडवर्टाइजिंग फर्म। तो एक जो मिस्टर जायसवाल हैं, ये एक एडवर्टाइजिंग फर्म है, उसके एक बहुत अच्छे मतलब जाने माने CEO है। मिस बिंदु इज़ अ TV रिपोर्टर। मिस बिंदु जो है TV रिपोर्टर हैं। इन पेयर्स टेक ऑन द रोल्स। तो यहाँ पे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है ना, तो एक दूसरे की जो मिस बिंदु और मिस्टर जायसवाल के बीच में डायलॉग बातचीत हो रही है, उसको आपको अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ये ना इमिटेट आपको करना है और सीखना। देखो, मिस बिंदु, गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू द बिजनेस शो, वी हैव विद अस अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट दिस इवनिंग। तो ये अपना शो में वेलकम करती है सबका और बोलती है टीवी पे ना, तो ये बोलती है आज हमारे साथ है एक बहुत जाने माने गेस्ट। It is none other than Mr. Jaiswal, CEO of Oligacy and Oligacy, the well-known advertising firm. तो फिर इनका इंट्रोडक्शन देती है। Good evening, Mr. Jaiswal. Let me begin by thanking you for spending time with us. Could you tell our viewers when you started this firm? Tell us something about the origin of the organization. तो उसके बाद ये इसको बोलती हैं कि शुक्रिया करती हैं कि आप इधर आए। उसके बाद फिर सवाल पूछती है कि आपने ये कब स्टार्ट किया ये फर्म जो है, और इसके बारे में कैसे ओरिजिन कहाँ से आया, तो ऑर्गेनाइजेशन का वो सारा आपको बताना। तो मिस्टर जायसवाल फिर बोलते हैं वेल इट ऑल बिगेन इन अ वेरी स्मॉल वे व्हेन माय ब्रदर एंड आई डिसाइडेड टू सेट अप अ प्रिंटिंग प्रेस। तो ये बोलते हैं कि ये बहुत सारा ये छोटे से इसमें हो गया कि जब मेरे भाई ने और मैंने डिसाइड किया था कि हम प्रिंटिंग प्रेस खोलेंगे जहाँ पे किताबें वगैरह प्रिंट करते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह। वी डिड आवर वर्क वेल एंड वी बिगेन टू गेट ऑर्डर्स टू प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स। तो हमने बहुत अच्छे से अपना काम किया और हमें ऑर्डर्स आए कि एडवर्टाइजमेंट्स को प्रिंट करने के। दैट वाज द बिगनिंग, वो एक स्टार्ट था। इट वाज प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड नॉट क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट दैट स्टार्टेड अस ऑफ। तो ये बोलते हैं कि ये नहीं था कि मतलब जो हम एडवर्टाइजमेंट्स को क्रिएट करते हैं, बल्कि हमें उनको प्रिंट करना जो हम करते थे उसने हमें हमारी बिज़नेस को स्टार्ट करवाया। मिस बिंदु, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, सो व्हाट मेड यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो उसके बाद ये थोड़ी तारीफ़ करती है, उसके बाद बोलती है कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप इसमें आओ, इस बिज़नेस में। मिस्टर जायसवाल, वी स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इन व्हाट वी प्रिंटेड, देन वी वंडर्ड वाई शुड वी नॉट डिज़ाइन द एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये बोलने लगे कि पहले हम प्रिंटिंग वगैरह में इन्वॉल्व हुए, उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम डिज़ाइन जो एडवर्टाइजमेंट्स है उनको भी डिज़ाइन करें। आई स्टिल रिमेंबर दैट इट वॉज एन एडवर्टाइजमेंट्स फॉर biscuits, something simple yet something that reached every home. That advertisement was a success, it really reached out. तो उसके बाद ये बोलते हैं कि मुझे अभी भी याद है वो जो पहली एडवर्टाइजमेंट थी वो बिस्किट के ऊपर थी, जो कि मतलब मुझे अभी भी याद है बहुत सिंपल थी, लेकिन वो हर एक घर तक पहुंची थी। तो और वो मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रही थी। तो मतलब ये बहुत मैं उसकी वजह से सक्सेसफुल हुआ था। मिस बिंदु, दैट्स ग्रेट, बट टुडे वी सी यू एज द हेड ऑफ फर्म दैट इज सिनोनिमस विद एवरीथिंग इन एडवर्टाइजिंग, वेदर इट इज़ इन प्रिंट और विजुअल मीडिया, हाउ डिड दैट हैपन। तो उसके बाद ये बोलती है लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई भी अगर हम मीडिया के बारे में बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके साथ साथ आपकी भी बात उठती है। तो ये कैसे हुआ। मिस्टर जायसवाल, वेल इट जस्ट हैपन, ये जो मतलब ये हो ही गया। वी गॉट अ गुड क्रिएटिव टीम टुगेदर एंड वी सेट अप एन एडवर्टाइजिंग फर्म। तो मुझे एक बहुत अच्छी टीम मिली जिसकी हेल्प से मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग फर्म खोली। परहैप्स इट वाज अ टीम हेडेड बाय मिस्टर तिवारी दैट रियली स्टोल द शो, द पीपल जस्ट लव्ड इट एंड देयर वाज नो टर्निंग बैक। तो फिर ये तारीफ़ करते हैं अपने जो इनके साथ काम करने वाले थे मिस्टर तिवारी, तो उनकी जो टीम वो उसको टीम को हेड करते थे, उन्होंने मिल के ये जो काम किया और जिसकी जो कि लोगों ने उस काम को पसंद भी किया। उसके बाद हम कभी पीछे मुड़े नहीं। मिस बिंदु, व्यूअर्स लेट अस टेक अ क्विक ब्रेक एंड वॉच 2 पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट्स डिज़ाइन बाय मिस्टर जायसवाल। उसके बाद ये अपने देखने वालों को लोगों को बोलती है कि अब हम ब्रेक लेते हैं और इसमें आप इस ब्रेक के दौरान हम दिखाएंगे आपको मिस्टर जायसवाल के 2 एडवर्टाइजमेंट्स जो इन्होंने खुद डिज़ाइन किए हैं। Miss Bindu, wasn't that really spellbinding? All of us really love watching these advertisements over and over again. Mr. Jaiswal, yours is really a success story. Since we are running short of time, would you like to give our viewers a special message? तो उसके बाद इनकी तारीफ़ करती हैं कि मतलब हम देखते ही रह गए, इतने अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स थे वगैरह। तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी थी, हमने सच में इंस्पायर वगैरह किया। तो अब क्योंकि हमें टाइम की कमी है, तो इसलिए आप क्या हमारे व्यूवर्स को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हो। मिस्टर जायसवाल,
जायसवाल, यस आज इज़ अ सक्सेस स्टोरी बट सक्सेस डज नॉट कम विदाउट एफर्ट। तो फिर ये बोलते हैं हाँ हमारी तो ये है सक्सेस स्टोरी है, लेकिन जो ये सक्सेस है, कामयाबी बिना किसी मेहनत के नहीं आती है। आपको मेहनत करनी है, आपको ओरिजिनलिटी मतलब अपनी अंदर की जो आप जैसे हो वो दिखाना है, अच्छे से काम करना है, टीम वर्क करना है, और वर्क एंड अ डिज़ायर टू डू योर बेस्ट विल रियली गो अवे टू मेक यू द नंबर 1 कंपनी। और उसके बाद यही अगर आपकी डिज़ायर आपके अंदर होगी कि आपको आगे बढ़ना है, आपको नंबर 1 बनना है, तो इससे आप आगे जाके आगे जा सकते हो, आप नंबर 1 बन सकते हो। तो यही है मिस बिंदु, दैट्स अ वंडरफुल मैसेज फॉर ऑल अस वेयर एवर वी आर वॉट एवर वी डू। थैंक यू मिस्टर जायसवाल एंड थैंक यू व्यूअर्स, सी यू अगेन ऑन बिजनेस शो नेक्स्ट वीक। तो उसके बाद ये इसका एंड करती हैं और बोलते हैं उसको थैंक यू करते हैं, और व्यूअर्स वगैरह को भी मिस बिंदु थैंक यू करती हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि अगले हफ्ते हम मिलेंगे। और ये बहुत अच्छा मैसेज था। तो इसके ये था आपका ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें इसको बोलते हैं डायलॉग, ठीक है। तो आपको आ सकता है आपका, हाँ इसमें आपका एक ये अच्छे से करना प्रैक्टिस, प्लीज़ आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आपका डायलॉग आया था पिछली बार भी, इस पे था कि आपको डायलॉग लिखना था, ठीक है। तो आपको ये करके जाना है, ठीक है। डायलॉग की प्रैक्टिस कर लो तो ये आपको हेल्प करेगा बहुत। देखो ग्रामर अब है इसके बाद, आई थिंक ये इसका ये है ना ग्रामर। तो देखो ग्रामर इफ़ कंडीशनल क्लॉज क्या होता है, क्लॉजेस। एग्जाम्पल, टो हैज़ लॉस्ट हिज वॉच, ही थिंक्स इट माइट बी इन लिन्स हाउस, so he says if I find my watch in Lynn's house I will give you a call, there's a strong possibility that he will find the watch। देखो जो एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे दिए, देखो पहली एग्जाम, टो की जो है उसकी वॉच गुम हो गई है, तो उसको लगता है कि उसके घर में है, ठीक है। तो वो बोलता है कि अगर मुझे लिन के घर में वो घड़ी मिल गई तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो यहाँ पे है कि पॉसिबिलिटी क्या है ज़्यादा कि हाँ उसको पूरा अंदेशा है कि वो उसी के घर में होगी। फिर है आयशा इमेजिन्स व्हाट शी विल डू इफ़ शी विन्स अ लॉटरी। तो आयशा मतलब इमेजिन करिए अगर मुझे लॉटरी मिली तो मैं क्या करूँगी। तो इफ़ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड गिव इट टू चैरिटी। अगर ये फिर ये बोलती अगर मैं लॉटरी जीत गई तो मैं चैरिटी में दूंगी। है आयशा इज़ इमेजिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग अ लॉटरी, शी डज नॉट बिलीव इन दैट पॉसिबिलिटी। यहाँ पे आयशा क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है, उसको यकीन नहीं कि वैसा होगा, लेकिन वो इमेजिन कर रही है, ठीक है। तो ये है, देखो अब मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। In sentence 1 we are referring to an action or event that will possible or is likely to happen। देखो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है ना, इसमें हम बात करें किसी एक्शन की जो कि हुआ है और होने वाला है, ठीक है। इसकी बात करें कि कोई एक्शन है, जो कोई काम है जो हो गया है या होने वाला है या होगा, ठीक है। वी आर रेफरिंग टू एन एक्शन और इवेंट दैट विल बी पॉसिबल, जो हो सकता है और होने वाला है, हो सकता है और होने वाला है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, होने के चांसेस ज़्यादा है। देयरफॉर वी प्रॉमिस समथिंग। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। इन सच केसेस वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ़ क्लॉज एंड सिंपल फ्यूचर इन द मेन क्लॉज। तो यहाँ पे इस टाइम पे फिर हम क्या यूज़ करते हैं सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टाइम पे हम इसको यूज़, तो इस टाइम पे जो पहला ये दो सेंटेंसेस को मिला के बनता है, ठीक है। तो जो इसका पहला सेंटेंस का पहला पार्ट होता है उसमें जो क्लॉज 1 होता है उसमें हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट वाला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो यूज़ करते हैं, और जो उसका पार्ट 2 होता है उसमें हम सिंपल फ्यूचर को यूज़ करते हैं। या जो मेन क्लॉज है जिसमें हमें मेन चीज़ पता चल रही है उसमें हम सिंपल फ्यूचर का ये क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लॉज 2, वी आर रेफरिंग टू एन एक्शन और इवेंट दैट इज़ इमेजिनरी और इम्पॉसिबल। दूसरे में हम ये देख रहे थे कोई एक्शन जो कि इमेजिन कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे इन सच केसेस वी यूज़ अ सिंपल पास्ट टेंस इन द इफ़ क्लॉज एंड वुड प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द मेन क्लॉज। तो इस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, पहले इफ़ क्लॉज में जो जहाँ पे इफ़ लगेगा, जिस जगह पे इफ़ जो पहला है, जैसे इफ़ आई फाइंड, तो या इफ़ आई वन अ लॉटरी, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे इसमें लिखा था इफ़ आई वन मतलब पास्ट वाला, ये मतलब ये बोल रही कि अगर हुआ, लेकिन ये क्यों यहाँ पे पास्ट यूज़ करिए, पास्ट तो हो गया ना कि जो पास्ट में हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे हम 1 यूज़ करते हैं। तो ये है, हम मतलब पास्ट वाला यूज़ करते हैं। पास्ट हो गया कि जो हो चुका है, जैसे कि विन होता है होगा, तो या हो गया, तो हो गया आएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रखना है याद। एंड वुड प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द मेन क्लॉज, और उसके बाद हम फिर वुड यूज़ करेंगे, और फिर इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ करेंगे। वर्ब होता है एक्शन वाली, ऐसी कोई चीज़ जो एक्शन में हो, जैसे चैरिटी है, वो एक्शन है ना कि आप, या कोई गिव, आई वुड गिव इट टू द चैरिटी, तो मैं उसको चैरिटी में दे दूँगी। गिव यहाँ पे मतलब गिव हो गया ना कि देना कुछ,
ठीक है, क्या देना, चैरिटी देना, तो ये यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं वो उसको चैरिटी में दे दूँगी। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। ऑल्सो रिमेंबर दैट इफ़ द क्लॉज कम्स बिफोर द मेन क्लॉज इट इज़ फॉलोड बाय अ कॉमा। और ये भी आपको याद रखना है, अगर जो इफ़ है ना वो क्लॉज से पहले आ जाएगा तो फिर आपको उसको कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे ये यहाँ पे है, ये बीच में इसको ये लगाया है बीच में, इफ़ आई वन अ लॉटरी फिर कॉमा आई वुड गिव इट टू अ चैरिटी। ठीक है, इस तरीके से आपको लगा रखना है इसमें। तो उसके बाद है इफ़ द मेन क्लॉज कम्स बिफोर द इफ़ क्लॉज वी डोंट पुट कॉमा बिफोर द इफ़ क्लॉज। तो उसके बाद ये तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो मेन क्लॉज है ना वो इफ़ से पहले, इफ़ क्लॉज से पहले आ जाएगा तो फिर हम कॉमा उसको वहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो ये आप ज़्यादा अच्छे से ऐसे मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है ना समझाना, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आप एग्जाम्पल्स करोगे। देखो हेयर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इफ़ यूज़ ऑफ इफ़ कंडीशनल क्लॉजेज। यहाँ पे जैसे आई वुड बी वेरी फ्राइटेंड इफ़ अ थीफ एंटर्ड माई होम, इफ़ आई गो टू। तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पे लगाया है। देखो आई वुड बी वेरी फ्राइटेंड इफ़ अ थीफ एंटर्ड माई हाउस, यहाँ पे आप देखो कहीं पे कॉमा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना। तो ये जो पहला पॉइंट था ना वो यही बताने की कोशिश कर, ये जो दूसरा है तो यहाँ पे क्या ऐसे बोलते हैं इफ़ द मेन क्लॉज कम्स बिफोर, जो मेन क्लॉज है ना तो अगर पहले इफ़ से पहले आ जाएगा तो फिर आप उसको कॉमा नहीं लगाते हो। ठीक है, तो लेकिन अगर इफ़ जो क्लॉज है वो कॉमा से पहले आएगा तो फिर आपको लगाना पड़ता है। तो वो है इफ़ आई गो टू द फ्रांस दिस समर आई विल विजिट ऑल द म्यूजियम्स। देखो ये जैसे है इफ़ यू आस्क मी आउट फॉर डिनर आई वुड ऑर्डर अ वेजिटेरियन मील, इफ़ यू लव मी यू वुड नॉट डू दिस टू मी, वी वुड ऑल बी वेरी इल इफ़ वी ड्रैंक द वाटर फ्रॉम द टैंक। तो इस तरीके से तो देखो अब आपको ये कंप्लीट करना है, ये प्लीज़ अच्छे से करके जाना प्रैक्टिस। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप चाहते हो उसको मैं अलग से इस पे ही क्लास ले लूँ, इसको मतलब समझाने की कोशिश करूँ, आप मुझे बता देना, क्योंकि ऐसे वीडियो के लिए ज़्यादा टाइम मत होता है तो वो मुश्किल हो जाता है मतलब पूरी इस चैप्टर को समझाने के लिए। तो ये आप कर लेना। देखो तो ये आपको करना है। देखो पहला अगर आप करोगे इफ़ आई वेंट टू बेड नाउ, तो इसको आप कंप्लीट करोगे आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये आप लिखोगे अगर मैं अभी बेड में सोने के लिए जाऊंगा तो मैं जल्दी उठूंगा। दे वुड फील बैड इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, उनको बुरा लगेगा अगर हमने उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। इफ़ आई वॉज बिटन बाय अ स्नेक, अगर मुझे स्नेक नहीं काटा होता, सांप नहीं काटा होता, आई वुड सी अ डॉक्टर एट वंस, मैंने उसी टाइम पे डॉक्टर को देखा होता। वॉट वुड यू डू इफ़ समवन हर्ट यू, तो ये क्वेश्चन है, तो क्या करोगे तुम अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया। तो व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वन द लॉटरी, क्या होगा अगर तुम लॉटरी जीत जाओगे। पहले को लिखोगे आप यहाँ पे इफ़ आई वेंट टू बेड नाउ आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरे ब्रैकेट में आप लिखो दे वुड फील बैड, तीसरे में आप लिखो आई वुड सी अ डॉक्टर एट वंस, फिर लिखो आप समवन हर्ट यू, उसके बाद लिखो यू वन द लॉटरी। ठीक है, ये आप लिखोगे। उसके बाद है पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स इन करेक्ट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ब जो है यहाँ पे इसकी जो सही फॉर्म है वो आपको लगानी है। आई एम श्योर, यहाँ पे आपको याद रखो यहाँ पे ई डी लगाना है, रिफ्यूज़ को रिफ्यूज़ होगा, वॉक को वॉकड होगा, तो इस तरीके से आपको रखना है याद। ठीक है, आई एम श्योर शी विल लैंड यू मनी, आई वुड बी वेरी सरप्राइज इफ़ शी रिफ्यूज़, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें पैसे उधार दे देगी, अगर नहीं देगी तो मैं बहुत ज़्यादा ये हो जाऊँगी, सरप्राइज हो जाऊँगी, हैरान। तो लिखो आप रिफ्यूज़ड, REFUSED। ठीक है, इफ़ समबडी डैश इन हेयर विद अ गन आई वुड बी वेरी फ्राइटेंड, अगर यहाँ पे कोई गन लेके घुस गया तो मैं बहुत डर जाऊँगी। यहाँ पे लिखोगे वॉकड, वॉकड WALKED। आई एम श्योर इब्राहिम डैश इफ़ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम, तो यहाँ पे लिखोगे वुड अंडरस्टैंड। ठीक है, वुड अंडरस्टैंड, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम इब्राहिम को समझाओगे तो वो समझ आएगा। नमी गेव मी दिस रिंग शी डैश वेरी अपसेट इफ़ आई लॉस्ट इट, तो यहाँ पे लिखोगे वुड बी, नमी ने मुझे रिंग दिया, अगर वो गुम हो गई तो वो अपसेट हो जाएगी। यू माइंड इफ़ आई यूज़ द फ़ोन, वुड यू, यहाँ पे वुड लिखोगे। ठीक है, वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ द फ़ोन, तो ये है आपका। उसके बाद है आपका इफ़ ही फिनिशेज हिज वर्क ऑन टाइम आई डैश हिम फॉर आउट फॉर अ लंच, तो यहाँ पे लिखोगे विल टेक। ठीक है, यानी अगर उसने काम अपने टाइम पे ख़त्म किया मैं उसको लंच पे ले जाऊँगा। द लिटमस पेपर टर्न्स रेड इफ़ वी, यहाँ पे लिखोगे डिप, यहाँ पे डिप ही आएगा। ठीक है, इट इन एसिड, तो यहाँ पर अगर हम लिटमस पेपर को वो अगर लिटमस पेपर जो रेड हो जाएगा तो इट
इफ़ वी तो वो रेड हो जाएगा, अगर हम उसको एसिड में डालेंगे वो रेड हो जाएगा। आई पनिश हिम इफ़ ही ऑलवेज डैश कम होम लेट, तो कम्स यहाँ पे आएगा, अगर वो लेट हमेशा रोज़ लेट ही आएगा तो फिर मैं उसको डांटूंगी। इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर यू विल फॉल सिक, अगर तुम एक गंदा पानी पियोगे तुम बीमार हो जाओगे, विल फॉल, ठीक है। द प्राइसेस डैश इफ़ इट गोज़ नॉट रेन वेल, तो विल गो अप, यहाँ पे गो अप तो यहीं रहेगा, फिर विल आपको ऐड करना है। तो अगर ये जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगी अगर बारिश नहीं हुई, तो ये है। उसके बाद है आंसर द क्वेश्चंस इन फर्स्ट गिवन एग्जांपल्स गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इनमें आपको आंसर इनका करना है। शल वी लीव एट 10:30 AM, नो आई, तो यहाँ पे अराइव, एक सेकेंड आप ये देखो, तो ये है आपका नो अराइव टू अर्ली, इफ़ वी लीव एट 10:30 वी विल अराइव टू अर्ली, तो ये यहाँ पे देखो, इसमें ये इज़ लिन गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप लिखोगे इफ़ शी रोट इट शी वुड फेल, ठीक है। नो, इफ़ शी रोट इट शी वुड फेल, ठीक है, इस तरीके से। फिर है यहाँ पे आपका लेट्स बी ऑनेस्ट विद दैम, नो, यहाँ पे लिखो आप इफ़ वी आर ऑनेस्ट विद दैम दे विल स्टिल नॉट बिलीव अस, इफ़ वी वर ऑनेस्ट विद दैम दे वुड नॉट बिलीव अस, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हो इसमें। इसके बाद है आपका वाई डोंट वी विजिट बिरमिंगम, तो नो, तो इफ़ इधर लिखोगे आप इफ़ वी विजिटेड बिरमिंगम इट वुड कॉस्ट टू मच, ठीक है। उसके बाद है आपका इज़ मंजू गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब, यहाँ पे लिखोगे नो, इफ़ शी अप्लाइड फॉर द जॉब शी वुड नॉट गेट इट, ठीक है। तो वाई डोंट वी इन्वाइट जे होम, यहाँ पे लिखोगे आप नो, इफ़ वी इन्वाइट जे वी विल हैव टू इन्वाइट हिज फ्रेंड्स टू, ठीक है। तो ये आपका देखो राइटिंग अ स्पीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना है, इस पे स्पीच का आप इसमें गूगल पे करो, वहाँ पे आपको पूरा इसका मिल जाएगा, ठीक है, ये आप कर लेना। देखो यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव अ स्पीच टू अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल इन योर कम्युनिटी ऑन पोस्चर, तो यहाँ पे आपका पोस्चर के बारे में, कैसा बैठने का तरीका कैसा है, उसके बारे में आपको अपनी कम्युनिटी के लोगों को कुछ ये देनी है, मतलब स्पीच देनी है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आप लिख सकते हो, जैसे पोस्चर shows level of self confidence, attentiveness when body turns to the speaker, lack of interest and reservation shown when you do not incline towards the speaker, hunched shoulders and lowered head indicates a tendency to hide and not be seen, a puffed chest shows aggressiveness, posture shows your status in the group. Remember to use simple conversational language that will help to establish a rapport with the audience, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया।